हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी विद मम्मा। आप सभी को सानवी विद मम्मा के और एक वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है रिंकी। आप लोगों को पता होगा, तो जो नए हैं उनको बता देती हूँ। मेरा नाम है रिंकी और मेरा जो प्रेगनेंसी और मिसकैरेज रिलेटेड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरे अपनी ओन मतलब अपनी लाइफ का जो हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वही है आज का भी वीडियो। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी। मेरा जो प्रेगनेंसी रहा, आईवीएफ प्रेगनेंसी था मेरा, तो उसका क्या जर्नी रहा वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को देखिए और वीडियो को पहले ही प्लीज़ लाइक कर दीजिए और किसी के साथ अगर शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हैं और करेंगे, मुझे पता है। आपको वीडियो देख के कैसा लग रहा है या आपका क्या स्टोरी है या आपका क्या क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। एक मैम ने मुझे कमेंट किया है पिछले एक मेरे वीडियो जो IVF करके एक मैंने वीडियो डाला है, उसमें एक मैम ने कमेंट डाला है कि मैं मतलब आप सबको डरा रही हूँ ये बोल के कि IVF ज़्यादा बार करना है या IVF में दर्द होता है या कुछ ऐसे लगा है उनको। तो मैं आप सबको बता देती हूँ, मैं किसी को डराने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिले कि कौन सी ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है या पेन होता है नहीं होता है। ये सब मैं मतलब बोलने के लिए मैं वीडियो शेयर करती हूँ, ना कि आप लोगों को डराने के लिए। मैं अगर बोलूँगी कि दर्द होता है या पेन होता है, कुछ होता है, तो क्या आप लोग ट्रीटमेंट नहीं कराओगे ना? मेरे बात से तो नहीं होता है ना। मेरा बस यही मोटिव है कि आप लोगों को थोड़ा जानकारी मिले, क्योंकि मेरे लाइफ में हुआ है ना, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसका कि दर्द होता है नहीं होता है, क्या क्या होता है, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे डराने की कोई मेरा मोटिव नहीं है, आप लोगों को मैं डरा नहीं रही हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट करने के लिए मैं मना नहीं है, कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपको ख़राब लगता है, कुछ चीज़ ठीक नहीं लगता है मेरा बोलने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे से ध्यान रखूँगी उसका। लेकिन मैं आप लोगों को डराने के लिए कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस यही एक चीज़ बोलना था। तो आगे के वीडियो में शुरू करती हूँ। अभी कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो 9th मंथ का जर्नी है ये कुछ मिनटों में नहीं बता सकती, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। तो कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत जो भी है वो बताने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में देखा है आप लोगों ने कि मेरा IVF हुआ था। IVF होते होते वो नहीं हुआ और फिर IVF हुआ, और उसका मैंने बोला था कि मेरा जो बीटा HCG का टेस्ट था उसका क्या रिपोर्ट आया था, कितना आया था, तो मैंने पिछले वीडियो में बोला है। तो वो तो मेरा पॉजिटिव आया था रिपोर्ट। तो जिस दिन ET होता है उस दिन से जो बीटा HCG का टेस्ट होता है वो 14 डेज़ या 15 डेज़ का गैप होता है। वो जो गैप है ना, वो गैप मतलब जो 9th मंथ का प्रेगनेंसी था उससे कहीं ज़्यादा टफ था। मतलब वो निकालने का वो जो 14 डेज़ था, मतलब दिमाग में हर टाइम चलता रहता था क्या होगा, क्या रिपोर्ट आएगा, इतना इंजेक्शन, इतना मेडिसिन। मतलब खाने से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि खाना मैं जितना खाती थी उससे ज़्यादा मैं टैबलेट्स लेती थी। तो वही एक डर था, क्या करूँ, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, डरना नहीं है। मैम ने मुझे पहले ही बोल दिया था टेंशन नहीं लेना, कुछ भी जो भी होगा वो ऊपर वाला जाने, टेंशन नहीं लेगा। लेकिन फिर भी दिमाग में होता है ना क्या होगा। तो ये था। और मेरा ये और एक आप लोगों को बता दूं, जो प्रेग्नेंट अगर होते हैं तो बहुत लोग लेडीज़ का होता है ना, कुछ सिम्टम रहता है, वॉमिटिंग होता है, नोजिया होता है, कुछ मॉर्निंग सिकनेस होता है, मतलब कुछ ना कुछ सिम्टम होता है कि उनको पता होता है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, मेरा कोई भी प्रेगनेंसी में मेरा कुछ भी सिम्टम नहीं था, ना ये IVF बारे में प्रेगनेंसी में, ना पहले जो मेरा प्रेगनेंसी हो चुका था ऑलरेडी, जो मिसकैरेज हो चुका था उसका कोई भी प्रेगनेंसी में मेरा कोई भी मतलब कुछ भी। किसी को होता है ना कि कुछ खाने की चीज़ से, स्मेल से मतलब उल्टी आ जाता है या चक्कर आ जाता है, कुछ होता है ना, कुछ भी मतलब जो भी प्रेगनेंसी में होता है सिम्टम रहता है, मेरा कुछ भी नहीं था। एक ही सिम्टम वो है पीरियड मिस होना,
बस यही सिम्टम था कि पीरियड मिस हुआ है, इसके मतलब अभी कुछ है शायद, तो टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्ट करने से ही मुझे पता चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। तो सेम इसी प्रेगनेंसी में भी मेरा सेम वही हुआ। ईटी होने के बाद जो 14 डेज़ का जो गैप था, 14 डेज़ बाद जो बीटा HCG का टेस्ट दिया था, उस बीच मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि पॉजिटिव है या नहीं है। बीटा HCG का मेरा टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आया, तो उसमें तो मैंने बोला था 1033.34 ऐसा कुछ आया था। तो बस इससे पता नहीं चला कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, लेकिन मन में हुआ कि ज़्यादा पॉइंट आया है तो शायद प्रेगनेंसी है। तो जिस दिन रिपोर्ट आने वाला था उस दिन जिनके साथ मेरा मतलब ट्रीटमेंट हो रहा था उनको मतलब एक फ्रेंड सर्कल सा जैसा बन गया था ना, तो उनको पता चला कि आज रिपोर्ट आ गया, मतलब आज टेस्ट दिया था, रिपोर्ट आ गया। तो सर पूछ रहे थे फ़ोन करके क्या आया, कितना रिपोर्ट आया। उनको पता होता है ना, उनको पहले मतलब ट्रीटमेंट हुआ है तो उनको पता चलता था कि कितना पॉइंट आने से प्रेगनेंसी है। तो मैंने जैसे बोला था मुझे कितना आया है, तो उन्होंने बोला कि शायद तुम्हारा ट्विंस हो सकता है। प्रेगनेंसी है ये तो कंफर्म है, लेकिन सिंगल है ट्विंस है ये कंफर्म नहीं था। तो ये तो जब मैम के पास जाती और अल्ट्रासाउंड वगैरह होता तभी पता चलता कि ये ट्विंस है या सिंगल है। तो सारे बोल रहे थे कि सारे नहीं, मतलब कुछ बोल रहे थे नहीं ट्विंस हो सकता है क्योंकि 1000 के ऊपर आया है। तो मन में तो डर था कि क्योंकि मेरा यूट्रस में थोड़ा प्रॉब्लम है तो ट्विंस कैरी करना शायद ही प्रॉब्लम होगा, पता नहीं, भगवान चाहते तो शायद हो भी जाता, लेकिन मन में ये था। तो जैसे मेरा 2 दिन बाद मुझे फिर मैम ने बुलाया था रिपोर्ट लेके, तो मैं गई। तो मैम ने जैसे TVS किया, जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है वो किया। तो मैंने ना ऐसे ही सबके बात सुन के मैम को पूछा कि मैम ट्विंस है या सिंगल है। मैम ने तो पहले मुझे डांटा कि तुम्हारे लिए सिंगल ही काफ़ी है, यही बस अच्छे से रह जाए, यही मतलब 9 मंथ तक कैरी हो, यही बहुत है। सिंगल है और ये अभी ठीक है, तो इसके लिए बस प्रे करो और कुछ टेंशन मत लो, आराम से रहो, कुछ बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। बस ये बोल दिया कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, कुछ भी हो जाए स्ट्रेस नहीं लेना, और भारी काम नहीं करना, झुक के तो बिल्कुल काम नहीं करना, ये सारा कुछ बोला। रिपोर्ट के लिए बहुत सारा ब्लड टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, शुगर हो गया, ब्लड ग्रुप का हो गया, और HIV हो गया, यूरिन हो गया, ये बहुत सारा टेस्ट लिख के दिया क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया ना। तो ये सारा रिपोर्ट करने के लिए बोला और फिर नेक्स्ट चेकअप के लिए मुझे बुलाया गया था। तो जैसे सारा कुछ टेस्ट किया तो टेस्ट में मेरा शुगर आया, मतलब मेरा ये गेस्टेशनल शुगर था, मतलब पहले मेरा शुगर नहीं था, प्रेगनेंसी में मेरा ये शुगर हुआ क्योंकि मेरे फैमिली में मेरी मम्मी को शुगर है, ये होता है ना हेरिडिटी वाला होता है शुगर, तो वही मेरी मम्मी को है, तो शायद उसी वजह से पता नहीं प्रेगनेंसी में होता है बहुतों का, तो मेरा भी वही प्रेगनेंसी में मेरा शुगर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। और ज़्यादा भी नहीं पॉइंट आया, 1 पॉइंट ज़्यादा है, मतलब हमारे हिसाब से 140 नॉर्मल शुगर होता है और मेरा 141 आया। लेकिन किस्मत खराब है, 141 तो प्रेगनेंसी के लिए वही बोला कि बहुत है, मतलब ज़्यादा है, इसका मतलब प्रेगनेंसी में बढ़ता जाएगा ना, तो वो बच्चे के लिए ख़राब है। और पहले का जो मेरा स्टोरी है वो बहुत ही ऐसे ही ख़राब था, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मेडिसिन चालू कर दिया मेरा शुगर का। बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मेरी प्रेगनेंसी में मैंने कौन कौन सी दवाई या कौन कौन सी इंजेक्शंस लिया है, तो उसका मैं वीडियो एक कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन है ना, ये बताना मुश्किल है कि कौन कौन सा मेडिसिन मैंने लिया है। इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर सारा लिखा है, तो कौन कौन सा इंजेक्शन लेना है या कौन कौन सा क्या, प्रोजेस्टेरोन से लेके शुगर का टैबलेट सब कुछ मैं दिखा दूंगी। और एक वीडियो में दिखाना मुश्किल है, तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये बस चालू हो गया मेरा ट्रीटमेंट। और आप लोगों को और एक सीक्रेट बता देती हूँ मेरी प्रेगनेंसी का। मेरी प्रेगनेंसी किसी को नहीं पता था, मतलब मेरी प्रेगनेंसी था सीक्रेट, मतलब किसी को पता नहीं था। एक तो हम दूर रहते थे ना, पुणे में मेरा प्रेगनेंसी हुआ, तो पुणे में रहते थे और मेरा घर है वेस्ट बंगाल, तो किसी को पता नहीं था, हमने किसी को नहीं बताया था, ना मेरे घर में किसी को पता था, ना इनके घर में किसी को पता था, ना मेरे फ्रेंड रिलेटिव्स किसी को नहीं पता था, इनके भी फ्रेंड रिलेटिव्स किसी को नहीं पता था, हमने किसी को बताया नहीं था। मतलब तब हो गया था कोरोना, मेरा 2020 के फरवरी में मेरा ईटी हुआ था, तो उस महीना से लेके मार्च में तो पता है आप लोगों को लॉकडाउन लग गया, कोरोना का जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च से, तो मेरा पूरा प्रेगनेंसी लॉकडाउन में गया।
तो हमने तो पहले सोचा था कि 3 मंथ तक किसी को नहीं बताएंगे कि हाँ प्रेगनेंसी है या कुछ, उसके बाद देखेंगे कि घर में बता देंगे ऐसे कुछ। नहीं तो घर वाले बार बार पूछते रहते हैं ना क्या हुआ ट्रीटमेंट करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, डॉक्टर के पास गए कि नहीं गए। तो ये सारे सोच के हमने 3 मंथ तक हमने सोचा कि नहीं बोलेंगे। ऐसे करके लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो 3 मंथ कंप्लीट हो गया, अभी 4 मंथ चालू हो गया। क्या करें बस इसी में हमने किसी को बताया नहीं। और ऊपर से लॉकडाउन था तो सबको बताना मतलब आसान हो रहा था कि अभी लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में तो और भी ज़्यादा कोरोना का मतलब भयंकर रूप है, तो उधर तो ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्ट है लॉकडाउन। तो हम कहीं जाते नहीं हैं, बाहर जाना बिल्कुल मना है, तो हम कहीं नहीं जाते। तो डॉक्टर के पास तो जाना कोई मतलब बात ही नहीं है, तो हम नहीं जाते हैं। तो इसलिए किसी को बताया नहीं कि हम प्रेग्नेंट हूँ। और एक भी रीज़न है क्योंकि जैसे मेरा इतना सारा प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो चुका है ना, तो घर वालों को बहुत ही ज़्यादा टेंशन था। जैसे मेरी मम्मी को अगर मैं बता देती कि मम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ कुछ, और वो भी कोविड के टाइम में मतलब कोरोना की टाइम में, तो मम्मी और भी टेंशन लेती कि क्या होगा, क्या करिए, क्या खा रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता। पहले ऐसे हो चुका है, इस बार क्या होगा। इससे ना मम्मी का डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको और भी टेंशन से ज़्यादा ही डायबिटीज़ हो जाता, शुगर लेवल बढ़ जाता। और इधर मेरी सासू माँ का भी वही प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है उनको भी, तो शुगर लेवल इनका भी बढ़ जाता टेंशन से। इसलिए हमने किसी को ही नहीं बताया। और एक को बताऊंगी तो किसी को बताना नहीं, ऐसे करके ना सबको पता चल जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो छोड़ो, किसी को बताना ही नहीं है, अभी आराम से ये प्रेगनेंसी कट जाए और फिर बाद में देखेंगे अगर लास्ट मंथ में होगा या फिर डिलीवरी के टाइम, उस टाइम बता देंगे। क्योंकि हमने सोचा था ना कि 9 मंथ तक शायद बच्चा कैरी नहीं होगा, 7 मंथ में हो जाएगा डिलीवरी, ये मैंने सोचा था। क्योंकि पहले ऐसे हो चुका था ना बच्चा, तो यही सोचा था हम दोनों ने कि चलो देखते हैं 7 मंथ में बता देंगे सबको, क्योंकि उसी महीने में शायद मेरा डिलीवरी हो सकता है। ऐसे करके किसी को नहीं बताया। एक तो घर वाला टेंशन करेंगे, और ऊपर से मेरा है ही स्टोरी प्रेगनेंसी का ऐसा है कि इस बार क्या होगा, नहीं होगा, सक्सेस होगा आगे या नहीं होगा, ये सोच के किसी को नहीं बताया। तो ये मेरा टॉप सीक्रेट था प्रेगनेंसी का। और मेरा जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन सबको वीडियो कॉल करके, हॉस्पिटल से वीडियो कॉल करके उस दिन दिखाया कि हाँ मेरा डिलीवरी हुआ है, मेरा बच्चा हुआ है, लड़की हुई है मेरा। तो ऐसे हमने बोला था। और मेरे पास कोई नहीं था, मैं और हस्बैंड, बस यही दोनों हमारा प्रेगनेंसी जर्नी इंजॉय कर रहे थे। प्रेगनेंसी अच्छा था मेरा, कोई ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे प्रेगनेंसी में 2 बार मतलब डिलीवरी को लेके 3 बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ये क्यों मैं बाद में बोलती हूँ। अच्छे से कोरोना के बीच में, कोरोना की टेंशन से आगे प्रेगनेंसी जाता गया। और 12 वीक में मेरा फिर एंटी स्कैन के लिए मैम ने बोला कि एंटी स्कैन करा लेते हैं। तो एंटी स्कैन का रिपोर्ट आप लोग कमेंट में बताना, आप लोगों को अगर जानना है कितने बार स्कैनिंग होता है, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह कितने बार होता है प्रेगनेंसी में, तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगी। तो ये फर्स्ट मेरा एंटी स्कैन हुआ था। तो इसमें मेरा एंटी स्कैन हुआ था 2/5/20, मतलब मई को 2 तारीख को हुआ था मेरा एंटी स्कैन। तो इसमें वही बच्चे का लिखा है सिंगल लाइव प्रेगनेंसी है, मतलब सिंगल बेबी है। और गेस्टेशनल जो एज है बेबी का वो था 12 वीक 3 डेज ये था। और मेरा इम्प्रेशन बाइकॉर्नर यूट्रस ये सारा लिखा है। और मेरा लास्ट डेट क्या है LMP, मतलब लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसका क्या डेट, यही लिखा है एंटी स्कैन में। तो एंटी स्कैन का रिपोर्ट 12 वीक में हुआ। तो इसका जैसे रिपोर्ट दिखाने गई नेक्स्ट डे रिपोर्ट दिखाने गई, तो उस दिन मैम ने फिर रिपोर्ट देखा, और रिपोर्ट देख के सब कुछ ओके है ऐसे बोला। और मुझे बोला तुम्हारा 16 वीक पे तुम्हारा एनसेफेलाइज होगा, मतलब जो मेरा सर्विक्स है उसमें स्टिचेस लगेगा। क्योंकि मेरा पहले से एक तो यूट्रस का पोजीशन ख़राब है, ऊपर से बेबी भी पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ था तो सर्विक्स का मुंह साइड बड़ा था। और ऊपर से मेरा प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर होने का चांस था, क्योंकि पहले इतने सारे मिसकैरेज हो चुका है ना, तो इसका चांस रहता है कि पहले बच्चा हो जा सकता है। इसलिए मुझे बोला कि स्टिचेस लगाना है तुम्हें 16 वीक पे, तो इस दिन आके एडमिट हो जाना और स्टिचेस लगेगा तुम्हारा।
डॉक्टर बोल दिया। तो आप लोगों को एक जानकारी दे देती हूँ। जिस टाइम के आपका जो एंटी स्कैन होता है, जो 12 वीक या 13 वीक, 12 वीक पे होता है, तो 12 वीक पे जब आपका एंटी स्कैन होगा तब एक टेस्ट देते हैं डुअल मार्कर बोल के। डुअल मार्कर या डबल मार्कर कुछ भी बोलो, दोनों सेम ही है। तो डुअल मार्कर बोल के एक टेस्ट होता है, तो ये आप लोग करा लेना। अगर डॉक्टर देते हैं तो अच्छा है, नहीं देते हैं तो आप लोग डॉक्टर को बोलिए कि ये टेस्ट होता है, कराना है कि नहीं कराना है, पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, मेरा नहीं हुआ था, मेरा डुअल मार्कर टेस्ट नहीं हुआ था, मेरा हुआ था क्वाड्रुपल टेस्ट। ये सीरम टेस्ट होता है। ये मेरा वही 16 वीक पे जिस टाइम मेरा एन्सेफेलाइटिस होने वाला था उससे पहले दिन मेरा ये टेस्ट हुआ था। 16 वीक पे मेरा क्वाड्रुपल टेस्ट हुआ था। वो सेम ही चीज़ होता है, वही मतलब इसमें देखते हैं ना बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है। तो मेरा क्वाड्रुपल टेस्ट हुआ था, डुअल मार्कर मेरा नहीं हुआ था। तो आप लोग डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि ये टेस्ट कराना है या ये टेस्ट होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग डॉक्टर की सलाह से ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो यही था। तो फिर मेरा 16 वीक पे मेरा एन्सेफेलाइटिस हुआ। इसमें आपको एनेस्थेसिया देता है, मतलब नीचे की पोर्शन पे एनेस्थेसिया देता है, ऊपर को तो आपको पता होता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये हुआ था। हाँ, एक चीज़ हुआ था वो आप लोगों को बताना भूल गई मैं। जिस टाइम मेरा इंसेफेलाइटिस हुआ था 16 वीक पे, तो जैसे इंसेफेलाइटिस 16 हुआ उसके 2 दिन बाद मुझे फिर मतलब छुट्टी मिला, डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से। तो जैसे डिस्चार्ज करके मैं घर गई ना, नेक्स्ट डे से मेरा वाइट डिस्चार्ज शुरू हुआ था। मतलब वाइट निकलता था। तो इसमें ना तो कोई स्मेल था, ना तो कोई इचिंग था, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी डर लग रहा था कि ऑपरेशन हुआ, स्टिच लगा, फिर भी ये वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये डर था। तो फिर मैं एक दिन बाद फिर मैम के पास गई कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैम ने बोला कि इचिंग है या फिर स्मेल है कुछ वाइट डिस्चार्ज पे। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसे नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है लेकिन हो रहा है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो मैम ने बोला नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, इसका कोई मेडिसिन भी नहीं लेना है। ये है कि अब तुम्हारा जो बाहर का इन्फेक्शन है वो भेजने के थ्रू अंदर नहीं जाने देगा ये जो वाइट डिस्चार्ज है। हाँ, लेकिन अगर इचिंग होता है जो वेजाइनल या फिर जो प्राइवेट पार्ट पे है उस पर अगर इचिंग होता है और उसके साथ स्मेल भी होता है तो ये दिक्कत की बात है, तब मुझे मेडिसिन देना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर कुछ नहीं है तो मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही मेरा कंटिन्यू होता गया, मेरा पूरा डिलीवरी तक मेरा वो वाइट डिस्चार्ज मेरे साथ साथ ही मेरा प्रेगनेंसी में रहा। लेकिन कभी भी मेरा स्मेल या इचिंग कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा वाइट डिस्चार्ज हुआ। तो अगर आपको भी कुछ वाइट डिस्चार्ज या ब्राउन डिस्चार्ज कुछ होता है तो आप लोग प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है या क्या दिक्कत हो रहा है, या आप लोग प्लीज़ डॉक्टर को बताइए। अगर डॉक्टर को लगता है कि ये ख़राब है प्रेगनेंसी में या कुछ, तो ज़रूर उसका मेडिसिन देंगे। तो मेरे साथ जो हुआ था मैं वही बोला, और पहले ही बोला मेरा कि इतने सारे दवाई और इंजेक्शन चलता था। दवाई तो मतलब खाने से ज़्यादा दवाई मैं खाती थी, और इंजेक्शन तो इतना सारा है, इंजेक्शन मेरा जमा हो गया था। मैंने सिरिंज एक भी नहीं फेंका था। जो घर में मैंने जो इंजेक्शन लिया था उसका सिरिंज मैंने एक भी नहीं फेंका था, बिल्कुल बेबी होने के बाद मैंने फेंका। तो आप लोगों को फ़ोटो मैं चिपका दूंगी किधर इधर उधर, क्योंकि मैंने फ़ोटो खींच के रखा था। तो डरना नहीं है, मैं ऐसे ही दे देती हूँ आप लोगों को कि कितना सारा इंजेक्शन लगा था, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंजेक्शन लगा था ना, आप लोगों को शायद इतना ना भी लग सके, क्योंकि मेरा पहले मिसकैरेज बहुत बार हो चुका था। तो मेरा 2 दिन एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगा था प्रोजेस्टेरोन के अलावा, तो इसलिए मेरा ज़्यादा इंजेक्शन हो गया। मतलब हॉस्पिटल में जो लगा था वो अलग, वो तो सिरिंज मुझे दिया नहीं, वो तो फेंक दिया। लेकिन जो घर में लगा था वो सिरिंज का कलेक्शन मेरे पास था, तो उसका फ़ोटोज़ है मेरे पास। और ये बता दूँ, ये प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन है ये बहुत ख़तरनाक है। मतलब डरना नहीं है, लेकिन इसमें बहुत दर्द होता है, ये स्किप भी नहीं कर सकते इसको। प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो सपोर्ट, बेबी को सपोर्ट देने के लिए इंजेक्शन देते हैं कि बेबी अच्छे से इम्प्लांट हो जाए या सर्वाइव हो जाए। इससे 3 मंथ तक ये होता है, जैसे टीटी होता है जिस दिन से, उस दिन से 3 मंथ तक ही आपको ये प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन है और जो जेल होता है, वेजाइनल जेल भी देते हैं प्रोजेस्टेरोन का, ये सारा 3 मंथ तक ही लगता है, उसके बाद नहीं लगता, ये बंद हो जाता है। और दूसरा जो इंजेक्शन या
वाला कुछ मेडिसिन देते हैं वो सारा चलता है, लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरोन वाला खतरनाक वाला इंजेक्शन है ये 3 मंथ तक लेते हैं। ये है ना कि एक साइड को लो, इसका दर्द खत्म होते ना होते, और एक साइड को उसका दर्द खत्म ना होता, मतलब डेली लगाना है ऑल्टरनेट करके, मतलब कमर पे लगाना है, एक इधर एक इधर, एक दिन इधर एक दिन इधर करके लगाना है। और इसका गांठे बन जाता था बिल्कुल, मतलब दूसरे दिन जो इंजेक्शन पुश करो ना तो अंदर जाता नहीं था, ऐसे ब्लड निकल के आता था। मेरा तो बहुत बार ऐसा हुआ कि ब्लड आ जाता था बाहर, ऐसे था। और इंजेक्शन मेरे हस्बैंड ही लगाते थे मतलब आईवीएफ का होता है ना, तो आपके हस्बैंड अगर डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि क्या करें अभी देखो डेली इंजेक्शन लगाना। मेरा मतलब 3 इंजेक्शन लगता था, मतलब एक तो डेली प्रोजेस्टेरोन का डेली लगता था, और एक था LMWH बोल के जो ब्लड थिनर होता है वो भी मेरा डेली लगता था, वो थाई पे लगता था। और एक था वो भी प्रोजेस्टेरोन है लेकिन वो वीकली वाला है, तो वो मेरा पूरा प्रेगनेंसी लगा, तो वो वीकली था तो हफ्ते में 1 दिन लगता था। और एक इंजेक्शन था वो मेरा 21 डेज बाद लगता था। तो ये 4 इंजेक्शन मुझे लगता था पूरा प्रेगनेंसी में लगा है। तो इतना सारा इंजेक्शन कहाँ बाहर लगाने जाए डेली के डेली। एक तो आईवीएफ का है, ज़्यादा मतलब इधर उधर भागना तो है नहीं, तो घर में ही रहना। और किसको डेली आप बुलाओगे इतने सारे पैसा देके कि एक इंजेक्शन लगा के जाए, 50 रुपये लेके जाए, किसको बुलाओगे। तो इससे अच्छा कि हस्बैंड भी लगा दे। तो मैंने 1 महीना तक मेरे पड़ोसी एक भैया थे जो मेडिकल से है, उनसे लगवाया था। तो उनका फिर पोस्टिंग हो गया दूसरी जगह, वो चले गए, तो वो फिर मेरे हस्बैंड को दिखा के गए कि ऐसे लगाना है, सिरिंज को कैसे पकड़ना है ये कुछ। तो फिर हस्बैंड ने ही मेरा पूरा जो प्रेगनेंसी का इंजेक्शन है वही लगाया। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, सच बोलूँ तो मैंने कभी इंजेक्शन लगाना देखा नहीं। मैं खुद के बहुत है ना कि जो थाई वाला इंजेक्शन है LMWH वो खुद ही लगा लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होता है। एक बार भी मैंने नहीं लगाया, मेरे हस्बैंड ही लगा देते थे। तो यही पूरा प्रेगनेंसी लगाया, बस इंजेक्शन और मेडिसिन यही लगता गया और ये प्रेगनेंसी चलता गया। तो ऐसे ही मेरा प्रेगनेंसी चलता गया। और आईवीएफ का एक आप लोगों को बता दूँ जो मतलब रेमेडी बोल सकते हो आप आईवीएफ का, वो है स्ट्रेस नहीं लेना। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। आप बस मतलब भूल जाओ कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर कुछ इम्प्लांटेशन हुआ है आपके अंदर। आप ना बस अपने माइंड को बिजी रखो, कुछ भी काम में जो छोटा मोटा काम है, ज़्यादा झुक के या ज़्यादा भारी काम तो नहीं करना है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, जो हॉबी है, या खाना बनाना, पेंटिंग करना, या कुछ भी जो स्टिचिंग करना, कुछ भी अगर आपको हॉबी है या आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें आपका ध्यान भटाओ। प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेगनेंसी के बारे में सोचना ही नहीं है कि है। मैंने जैसे मेरा पूरा प्रेगनेंसी मेरा गया पेंटिंग बनाने में और गार्डनिंग करने में। मुझे गार्डनिंग का जो होम इंटीरियर वाला जो प्लांट होता है ना, जो छोटा जो प्लांट होता है, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं बस उसी का लगाना, उसी का केयर करना, उसी को पानी देना, ये देना, वही सब करती थी। और जितना टाइम होता था तो उसका मैं पेंटिंग बनाती थी। टीवी वगैरह मैं नहीं देखती थी क्योंकि उस टाइम था कोरोना। टीवी खोलो तो बस कोरोना, मतलब वो दिमाग में ना बैठ गया था कि कोरोना आ जाएगा, क्या होगा, मेरे बेबी का क्या होगा, या फिर मेरा तो अभी इम्यूनिटी है ही नहीं क्योंकि पूरा मेरा शरीर का इम्यूनिटी बेबी को बचाने में लगा हुआ है। मेरा क्या होगा, अगर मेरा कुछ हो जाएगा तो बेबी का क्या होगा, इतना मुश्किल क्या, मतलब ये सारा दिमाग में आता था ना, इसलिए मैंने टीवी देखना छोड़ दिया। टीवी का रिचार्ज ही करना छोड़ दिया कि टीवी नहीं देखना है। टीवी खोलोगे तो बस वही कोरोना आ जाएगा, तो उसका नहीं सोचना है। बस मैंने दिमाग को वही डाइवर्ट किया था। तो आप लोगों को भी मैं यही सुझाव दूंगी, आप लोग अगर आईवीएफ से या नॉर्मल भी आप लोग अगर प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो, तो एक ही मेरा सुझाव है, आप लोग ज़्यादा सोचना नहीं, प्रेगनेंसी के बारे में सोचना नहीं। बस अपने मन को डाइवर्ट रखो, मतलब अपने मन को ना दूसरे कुछ काम पे लगाओ, तो वो ज़्यादा नहीं सोचेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। बस यही बोलना था। और एक बात, आईवीएफ में टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन लेना है, मतलब टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन, इंजेक्शन सब कुछ लेना है। उसका टाइम एक फिक्स करना है कि इस टाइम में मुझे ये मेडिसिन लेना है, इस टाइम में आपको ये इंजेक्शन लगाना है, ये आपको टाइम फिक्स करना है। लेकिन ये भी है कि अगर आप 1 घंटा भूल जाओ तो उसके लिए टेंशन ले लिया, अरे बाप रे 1 घंटा लेट हो गया, क्या होगा, ऐसा सोचना भी नहीं, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये नहीं सोचना, आप टाइम एक फिक्स कर लो, हाँ 10 मिनट, आधा घंटा इधर
इधर उधर हो सकता है, 1 घंटा इधर उधर हो सकता है, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन स्किप मत कीजिएगा, मतलब एक दिन भूल गए फिर नेक्स्ट डे मेडिसिन लिया, इंजेक्शन लिया, ऐसा मत कीजिए। मतलब मुझे मैम ने बोला था कि मेडिसिन याद से लेना, मतलब टेंशन नहीं लेना, लेकिन मेडिसिन को भूलना नहीं, स्किप नहीं करना। जो जो मेडिसिन दिया है वो सारा लेना। अगर आपको कोई भी मेडिसिन से कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डॉक्टर को बोलिए कि इससे मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया, शायद वो एक्सचेंज करके कुछ दूसरा दे दे। लेकिन आप लोग प्लीज़ खुद से डॉक्टर मत बनिए, खुद से कुछ भी मेडिसिन बंद मत कीजिए या स्किप मत कीजिए, आप लोग लीजिए बस। तो इतना सा ही बोलना था। और भी प्रेगनेंसी का बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन एक वीडियो में तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो नेक्स्ट में छोटा छोटा मैं वीडियो आप लोगों को फिर बताऊंगी। लेकिन मेरे प्रेगनेंसी था बहुत ही अच्छा। शरीर में थोड़ा थोड़ा तो दिक्कत हुआ है, जैसे कॉन्स्टिपेशन का बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है मुझे। 6 मंथ से मुझे कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम हुआ, और गैस का मतलब इधर जलन जैसा होता है ना, जो गैस अम्बल क्या बोलते हैं उसको, हो जाता था, मतलब बहुत जलता था इधर, तो वो बहुत हुआ था मुझे। तो ऐसा था, लेकिन प्रेगनेंसी मेरा अच्छा था। मतलब इस प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी ब्लीडिंग वगैरह या पेन या पहले से कुछ, ये सब कुछ नहीं हुआ था। तो बस इतना ही सारा था। और वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ भी डराने के लिए नहीं बोलती हूँ, पहले ही मैंने बोला ना कि मेरे वीडियो स्क्रिप्टेड होता है। मेरे जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को पता चल ही रहा होगा वीडियो देख के, क्योंकि कभी इधर की बात कभी उधर की बात ऐसे मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अगर स्क्रिप्टेड होता तो पूरा सजा के मैं बोलती, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो मेरे मतलब आ रहा है मन में वही मैं बोल रही हूँ, तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ वो आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं बताऊंगी फिर प्रेगनेंसी की और वीडियोस में लेके आऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में बहुत मतलब ज़्यादा बोलूँगी तो ज़्यादा ही हो जाएगा। 9 मंथ का जर्नी इतना मतलब बोला नहीं जा सकता है। फिर भी अभी देखो हो गई, अभी तो आधा घंटा का वीडियो हो ही गया। तो बस इतना ही था आज के लिए। तो आप लोगों को बस यही बोलना था कि टेंशन मत लो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, ऊपर वाले को छोड़ दो, सब कुछ ऊपर वाले हैं, वो सब कुछ सही करेंगे। और आप लोग माइंड को पॉजिटिव रखो, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, पॉजिटिव रहो। इसी के साथ मैं वीडियो को आज इधर ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, आज के लिए बाय।